अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था एक मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 दिया था। इस क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायरमेंट पूछी हुई है कि टोटल वेजेस बतानी है, जिसमें बेसिक पे शामिल है, ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है और बोनस शामिल है, जैसे पहले करते हैं। और हर ग्रेड का अलग अलग पूछा है। फॉर ईच एम्प्लॉय नहीं पूछा, फॉर ईच ग्रेड पूछा है। तो 4 ग्रेड्स हैं। इन 4 ग्रेड्स में आपको बताया क्या हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताए हुए हैं, हर एक का रेट बताया है पर आर, हर एक के आर्स बताए हैं। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में जो एक बंदे के पूरे वीक के आर्स हैं वो भी बता दिए हैं। बाकी रेट शेट बताए हुए हैं। इसमें थोड़ा बहुत जो मुश्किल पोर्शन था वो डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत मुश्किल पोर्शन ये था कि इसमें प्रोडक्ट्स 3 बताए हुए हैं, कंपोनेंट्स कह लें, 3 प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं जिनके यूनिट्स हैं, या आउटपुट उनके यूनिट्स हैं, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बताया हुआ है। मिनट्स में बताएं, आप डिवाइड बाय 60 कर लें तो आवर्स बन जाएंगे। अब मसला सिर्फ इतना है कि ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या किसी एक ग्रेड ने बनाए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सब ने मिलके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए, सब ने मिलके, सारे ग्रेड्स ने मिलके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे अगर हम टोटल टाइम सेव्ड निकाल लें, सारे प्रोडक्ट्स का मिला के, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना। यानी अगर हम कहें कि प्रोडक्ट ए का टाइम सेव्ड अलग निकालें, बी का अलग निकालें, सी का अलग निकालें, फिर ए के टाइम सेव पे बोनस अलग निकालें, बी पे अलग निकालें, सी पे अलग निकालें, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि इन तीनों प्रोडक्ट्स को चारों ग्रेड्स ने मिल के बनाया है। तो इनका टोटल टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे तरीका सिखाया था। तीनों का एक्चुअल टाइम, तीनों पे कितना एक्चुअल टाइम लगा, ये इन तीनों प्रोडक्ट्स के सामने तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जब लेबर की वर्किंग करेंगे ना, जैसे हर ग्रेड के इतने वर्कर्स हैं, हर बंदे ने इतना टाइम लगाया, मल्टीप्लाई कर लें, टोटल आवर्स आ जाएंगे। जैसे ग्रेड 1 है, 6 इंटू 40 करेंगे, जब 6 इंटू 40 कितना आ गया? 240। इसी तरह से ग्रेड 2, इसी तरह से ग्रेड 3, इसी तरह से ग्रेड 4, इनके आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स इन्होंने कितने लगाए। टेबल में ना जो सवाल की सोल्यूशन किया हुआ है, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं समझा देता हूं। इसमें इन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है और प्रॉपर रेफरेंसिंग की हुई है ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। कॉलम ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है और कॉलम डी है जो एक बंदे ने काम किया, तो 6 और 40, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको कॉलम ई कह दिया। देखें साथ ये भी बता दिया कि ई कॉलम बनाया कैसे, ए इंटू डी करके बनाया, यही वाला, ये जो मैंने बताया। यहां से अगर आप टोटल देखें इनका, तो 1200 आवर्स लगे हैं टोटल। एक्चुअली 1200 आवर्स लगे हैं। लगने कितने चाहिए थे? इन तीनों प्रोडक्ट्स के कंबाइंड निकाल लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन के अंदर वर्किंग 1 में तीनों प्रोडक्ट्स के टोटल टाइम अलाउड निकाला, यूनिट्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यूनिट्स दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ।
मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई किया और टोटल मिनट्स आ गए 93,600, लेकिन ये मिनट्स हैं, इनको आवर्स करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया तो 1560 आवर्स बन गए। इतने टाइम में बनने चाहिए थे, जबकि 1200 घंटे में बन गए, तो 360 टाइम सेव्ड है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले भी हम करते आ रहे हैं। सिर्फ इस सवाल में मुश्किल क्या थी, थोड़ी बहुत मुश्किल, कि प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा थे तो उनका टोटल स्टैंडर्ड टाइम कंबाइन करके निकाल लिया, बस। बाकी पहले जैसा सवाल बन गया। जो टाइम सेव्ड निकल आया, चूंकि 4 अलग अलग तरह के ग्रेड्स हैं और उन चारों पे अलग अलग रेट्स हैं, तो हमें इस टाइम सेव्ड को उन चारों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए सवाल का लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि टाइम सेव्ड आपने बांटना है किस रेशो में, आवर्स की रेशो में, यही वाली रेशो, ये जो एक्चुअल आवर्स निकाले ना कॉलम ई, इसकी रेशो में टाइम सेव्ड 360 को बांटना है। लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड, यानी चारों में से हर एक को, इन प्रोपोर्शन ऑफ, किस रेशो में, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय ईच ग्रुप। तो ये जो सवाल के सोल्यूशन के अंदर कॉलम ई बनाया हुआ है ना, एक्चुअल आवर्स, इस रेशो में 360 को बांटना है। तो ये साथ अगला कॉलम बन गया रेशो में बांटने के बाद, कॉलम एफ। बस अब हर एक ग्रेड के टोटल आवर्स भी हैं, रेट भी है, टाइम सेव्ड भी आ गया। अब इसी के ऊपर बेसिक वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगी, ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा और बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। जो आखिरी कॉलम इंसेंटिव बनाया ना, ये वो बोनस ही है। बस ये था इस सवाल में। और इसके अलावा कोई मसला हो तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में थ्योरेटिकली आपने इस चैप्टर में ना, आई कैप की बुक के अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं हर एक के। ये जो बेनिफिट्स पढ़े हैं हमने, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये आप कर लीजिएगा। इस चैप्टर में थ्योरेटिकली इस इंसेंटिव प्लान्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लीजिएगा। तीन हिस्से मैंने इस चैप्टर के किए थे। एक था मैंने वेजेस कैलकुलेशन, वो बस बहुत है। दूसरा हिस्सा मैंने किया था जर्नल एंट्रीज, और इसके लिए अर्ज की थी कि जो आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम में जर्नल एंट्रीज बनाई थी वो एक बार रिवाइज कराइए। एक उसके अलावा एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, अगर एम्प्लॉय हमसे एडवांस ले रहा है, अच्छा मैं ना एंट्रीज लिख के जरूर दे रहा हूं, लेकिन इनको समझाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं एक डाटा का इस्तेमाल कर लेता हूं। उससे एंट्रीज में फिगर्स जब डालूंगा ना तो आसानी हो जाएगी समझने में। जून के महीने में एम्प्लॉयज ने हमसे एडवांस लिया। मैं ना एक डाटा इस्तेमाल कर रहा हूं, फिगर्स होंगी, इसके बाद एंट्रीज करूंगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो एक डाटा से एंट्रीज बना के दे रहा हूं। हमने जून के महीने में एम्प्लॉयज को एडवांस दिया 400, फिर जून एंड पे जो जून एंड पे सैलरी बनाई गई, उसका टोटल का ब्रेकअप कुछ इस तरह से था कि इसमें डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री वाले वर्कर्स, उनकी सैलरी बनती थी 500। जो इनडायरेक्ट लोग थे फैक्ट्री के, उनकी सैलरी बनती थी 300। जो एडमिन और सेलिंग के लोग थे
इनकी सैलरी बनती थी 200, टोटल हो गई 1000, और इनको पैसे देने से पहले हमने इसमें टैक्स काटा 10%, 100, फिर इसमें हम प्रोविडेंट फंड को पैसे दिया करते हैं 5% एम्प्लॉय की जेब से काट के, और बाकी 5% अपनी ही जेब से देते हैं। ये मैंने पहले बजटिंग में डिस्कस की थी बात। 50, और चूंकि इनमें से कुछ लोगों को पहले एडवांस दिया हुआ था तो एडवांस की डिडक्शन हुई 20। तो अब ये नेट जो एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है कितनी बन गई? ये मार्कर रिफिल किए थे? चल कोई नहीं, 830। ये तो हो गई है एम्प्लॉय से डिडक्शन। ये एम्प्लॉय से काटे ना मैंने पैसे, इसको कहते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एक फंड होता है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी उसमें डलती है, और इतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करता है, वो भी इसी फंड में जमा कराता है। अगर 50 एम्प्लॉय से काटा है तो 50 एम्प्लॉयर ने भी अपनी जेब से जमा कराने हैं। बल्कि ये टैक्स की परसेंटेज रहने दें, बस 100 है, बस 100 है। इसकी मैं एंट्रीज करता हूँ, चाय पी के करता हूँ यार जरा। चलें, इस डाटा की ना मैं एंट्रीज करता हूं। अगर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ हम वर्कर्स को दे रहे हैं एडवांस, अगर एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहे हैं तो एडवांस टू एम्प्लॉयज डेबिट और कैश क्रेडिट। उस डेटा की फिगर्स लें तो कितनी? 400। फिर उसके बाद हम पेरोल पहले रिकॉर्ड करते हैं, बाद में चार्ज करते हैं। जो फैक्ट्री के लोग हैं उनका डेबिट चला जाता है वेजेस कंट्रोल में, और जो एडमिन सेलिंग के लोग हैं उनका डेबिट एडमिन सेलिंग में आ जाता है। फैक्ट्री के लोगों की कितनी तनख्वाह बनती है? 800, और एडमिन सेलिंग के लोगों की 200। अच्छा, इसमें ना एक गड़बड़ हो गई। ये जो 800 और 200 है, 800 और 200, ये वो है जो एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, और इसमें से फिर 5% उसका प्रोविडेंट फंड काटना है। अगर एक वर्कर जिसकी तनख्वाह 100 रुपए है, 100 रुपए, और उसकी तनख्वाह देते हुए उसमें से हम 5 रुपए काट लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं तुम्हारे पैसे काट के हमने प्रोविडेंट फंड में देने हैं,
तो उसको मिलेंगे 95 रुपए, और वो जो 5 रुपए काटे वो तो फंड में जाएंगे ही जाएंगे, एम्प्लॉयर अपनी जेब से 5 रुपए और फंड में डालेगा। तो ये एम्प्लॉयर को कितना कॉस्ट कर रहा है? 105 रुपए। अभी इस वक्त ये जो 800 और 200 लिखा हुआ है, ये 100 रुपए है कि 105 रुपए? 100 है कि 105? 105। ये भी 100 लिखा हुआ है, कैसे पता? क्योंकि ये मैंने भी एम्प्लॉई के पैसे बनाए कि एम्प्लॉई की तनख्वाह इतनी, उस एम्प्लॉई में से 5% काट लिए, बाकी एम्प्लॉई को इतने देने। ये वो 100 रुपए जिसका हिसाब किताब 5 काट के 95 एम्प्लॉई को देने। 5 रुपए जो एम्प्लॉयर ने डालने वो इसके अलावा अलहदा से डालने। तो अभी इस वक्त जो मैंने सामने लिखा हुआ है, देखें इसका 5% काट रहा हूं मैं, इस 1000 का मैंने 5% काटा है, तो ये एम्प्लॉय की तनख्वाह थी जिसमें से 5% काटा है, ये 100 रुपए था। एम्प्लॉयर को कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को एक्सपेंस कितना पड़ेगा, 100 या 105? 105। तो हमें एक्सपेंस 105 बनाना पड़ेगा। तो वो जो 500 है, नहीं 800, इसको भी 105 करना पड़ेगा, और ये जो 200 है इसको भी 105 करना पड़ेगा। 5% एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से डालना है, वो भी तो हमें ही कॉस्ट, वो भी तो एम्प्लॉय को ही कॉस्ट पड़ेगा ना। तो इनको मैंने 5% और बढ़ा दिया, कितना? 840 और 210। इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या करना है? एक तो हमने एम्प्लॉय का टैक्स काटना है, तो वो जो टैक्स काटा ये अब हमने गवर्नमेंट को जमा कराना है, विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल। कितना टैक्स काटा? 100। फिर जो पैसे काटे हैं और अपनी जेब से डाल रहे हैं प्रोविडेंट फंड को, तो वो फंड को देने हैं, प्रोविडेंट फंड पेएबल। कितने क्रेडिट करूं, 50 या 100? 100। ये एम्प्लॉय का जो काटा और जो अपनी जेब से डाला वो, ये मैंने 800 और 200 को 50 और बढ़ा दिया ना। क्यों बढ़ा दिया? वो जो एम्प्लॉयर की जेब से था, तो एम्प्लॉयर की जेब से भी और एम्प्लॉय की जो डिडक्शन है, ये दोनों 100 रुपए हमने फंड में जमा कराने ना, ये वो 100 रुपए। और एम्प्लॉय का एडवांस काट लिया, तो वो जो एसेट बनाया था वो क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 20। और बाकी फिर पैसे हमें एम्प्लॉय को देने हैं, पेएबल टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को देने हैं 830। देख लें डेबिट क्रेडिट बराबर है। ये है ना फ्रेम में, ये भी आ जाएगा, ये हिलाना पड़ेगा कैमरा। चलें पहले इधर कर लें, ये आ गया। इसको बेटा पॉज करके नोट कर लें। चलें इधर आ जाए। जो पेबल बनाए थे वो पे कर देते हैं, और ये जो फैक्ट्री का था ये चार्ज कर देते हैं। अच्छा, ये ना हो सकता है कि इन दोनों को अलग अलग करने की बजाय मैंने फैक्ट्री और एडमिन यहीं अलग कर लिया ना। ये भी सही है कि अगर मैं यहां अलग करने की बजाय इन दोनों को मिला के पेरोल बोलूं, ये भी सही है। और इस कितने से? 1050 से। और फिर इस पेरोल को जब तोड़ूं तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और एडमिन, यानी एडमिन चाहे यहीं लिख दूं ये भी सही है,
चाहे जब तोड़ूं तब लिख दूं तो भी सही है। अभी मैंने वहां लिख दिया तो अब मैं वेजेस कंट्रोल को तोड़ लेता हूं। वेजेस कंट्रोल तोड़ के कहां जाएगा, जो डायरेक्ट लेबर है वो कहां डेबिट होता है जाके, वर्क इन प्रोसेस को, और जो इनडायरेक्ट लेबर होता है वो एफओएच कंट्रोल को। तो ये जो 840 है इसको दोनों में तोड़ लें, 525 और 200 के 300, 315। ये 525 और 315 कैसे आया? चाहे तो 840 को 5:3 की रेशियो में तोड़ लें, और चाहे तो 500 और 300 इन दोनों को 1.05 कर दें, तो इस तरह से 525 और 315 आ जाएगा। और जो पेबल्स बनाए थे वो पे कर देते हैं। ये जो पेबल बनाया था सब पे कर देते हैं, ये सारे डेबिट हो जाएंगे। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के पैसे दे देंगे 100, प्रोविडेंट फंड वाले पैसे प्रोविडेंट फंड को दे देंगे, जो एम्प्लॉयज के पैसे हैं वो एम्प्लॉयज को दे देंगे। नहीं रहने दे। ये जनरल एंट्रीज और ये उसका एक सवाल है, सवाल हो गया। जनरल एंट्रीज वाला बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसमें ना एक सवाल आया था 2010 में। ये सवाल इग्नोर करने को दिल नहीं कर रहा, कर लेते हैं, लेकिन इस सवाल में ना एक पॉइंट जो खासे एडवांस लेवल का है वो समझा देता हूं, उसके बाद ये सवाल आप लोगों ने ही करना है। अच्छा, आपको इसमें मसले बिल्कुल होंगे, मसले होंगे, लेकिन आप करेंगे एक बार, सॉल्यूशन देखेंगे और मसले टकरे मार मार के हल करेंगे। जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगा, वरना अभी अगर मैं ही सवाल करा दूंगा तो पर्पस सर्व नहीं होगा। हाँ, एक पॉइंट मैं समझा देता हूं जो काफी नया है, काफी एडवांस है, ये आपसे नहीं होना था, ये टेस्ट होना भी नहीं चाहिए था। ये तो CFAP में IS-19 है, कंपनसेटेड एब्सेंसेस उसका कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर ने सोचा कि बच्चा चलो खैर है, उसको कॉन्सेप्चुअली भी सोच ही सकता है, चलो मेहरबानी उसकी ऐसा सोच लिया अगर उसने, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं सोचा जा सकता था।
तो इसका एक पॉइंट मैं बता देता हूं, उसके अलावा आपने सवाल को बहुत केयरफुली पढ़ के अच्छी तरह मेहनत करके सॉल्व करके जब बिल्कुल हिम्मत हार जाए तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और अगर सॉल्यूशन से भी समझ ना आए तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। तो अभी आप ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए जो मैंने नोट्स दिए हैं। अच्छा, ये राइस की बुक में भी है, लेकिन चूंकि उसमें ना आई कैप वाला सोल्यूशन कॉपी हुआ हुआ है और उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ सोल्यूशन से, वो पॉइंट सही नहीं है। खासतौर पे ये जो मैंने कहा ना कंपनसेटेड एब्सेंस, एक कॉन्सेप्ट है IS 19 का, फाइनल में पढ़ाता हूँ, तो ये टेस्ट हुआ हुआ है, तो ये उसमें अच्छी तरह टैकल नहीं हुआ हुआ, तो सोल्यूशन वही जो मैंने दिया हुआ है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 पे आइए, पाक एयर लिमिटेड। ये सवाल तो आपने करना है, इसका आप पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ लें जरा, मैं ये समझाता हूं आपको। पॉइंट 1 और पॉइंट 4 पढ़ लें। पढ़ लिया? पॉइंट 1 का मतलब है कि उनको साल में पर ईयर 35 लीव्स अलाउड हैं, और ये 35 वो लीव्स हैं पेड, जिनके पैसे दिए जाएंगे। अब इसमें वैसे छुट्टियां भी करना शामिल है कि बस वैसी छुट्टी कर लीजिए कैजुअल, या बीमार हो गया, तो साल की 35 पेड लीव्स अलाउड हैं, 35 पेड लीव्स अलाउड हैं। अब इसके अंदर कुछ और एडवांस केसेस भी हैं IS 19 में, लेकिन बिल्कुल सिंपल से सिंपल बताता हूं आपको। अगर ये 35 छुट्टियां जो साल में 35 छुट्टियां अलाउड हैं, वो ये 35 छुट्टियां ना करे वर्कर, वो वर्कर ये 35 छुट्टियां ना करे और इन 35 छुट्टियों में भी आके काम ही कर दे। अच्छा, 35 छुट्टियों में इतवारें नहीं है, वो तो छुट्टियां होती हैं, वो मेहरबानी थोड़ी उनकी कि आपको मैंने इतवार की छुट्टी अलाउ की, ऐसे थोड़ी, इतवार की तो छुट्टी है ही है। ये वो 35 छुट्टियां हैं जो वर्किंग डेज में से हैं। तो अगर एक एम्प्लॉय को 35 वर्किंग डेज की छुट्टियां अलाउड थी और उसको घर में कोई काम नहीं था खास, तो वो कहे मैं क्या करूं छुट्टियां करके, बीमार भी नहीं होता था, फिट रहता था, तो उसको उन 35 छुट्टियों में भी काम करने का कोई इनाम भी मिलना चाहिए। तो वो इनाम ये होता है कि चूंकि उसको 35 पेड लीव्स अलाउड थी, तो अगर वो उन 35 छुट्टियों में नहीं छुट्टी करता और काम कर लेता है आके, तो उसको 35 छुट्टियों के पैसे मिल जाएंगे। इसमें और भी केसेस होते हैं, लेकिन IS 19 थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, तो बस ये इतना ही काफी है। दोबारा सुन लीजिए, अगर एम्प्लॉय को साल में 35 छुट्टियां अलाउड हैं 35, तो उसको इन 35 छुट्टियों में काम करने की वजह से इन 35 छुट्टियां जो उसने नहीं अवेल की उनका कैश मिल जाएगा। तो अगर उसने 35 दिनों में काम ही कर दिया आके, तो कंपनी को उसको तनख्वाह तो देनी ही देनी है, 35 दिनों के पैसे और देने पड़ जाएंगे ना, वो कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। साल में कितने दिन के पैसे देने पड़ेंगे पूरे साल में? 35 अगर एक महीने की सैलरी पता हो तो ये क्या हो गया, एक दिन की सैलरी, ये क्या हो गया? तो उस वर्कर को साल में
इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं साल के शुरू में कि पैसे इसको देने ही देने पड़ेंगे क्योंकि इसने छुट्टी कोई नहीं करनी, तो साल में इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस सवाल में साल की नहीं, एक महीने की अकाउंटिंग रिक्वायर्ड थी। ये क्या फिगर निकलेगी? पूरे 35 दिनों के पैसे जो पूरे साल में एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये एक्सपेंस पूरे साल का है या हर महीने इतना एक्सपेंस बनेगा? पूरे साल का है, क्योंकि एनुअल लीव्स अलाउड है। कंपनी की पॉलिसी है, पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 6 कंपनी की पॉलिसी है कि ये जो छुट्टियां हैं ना, इनको मंथली बेसिस पे एक्सपेंस बनाया जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि ये छुट्टियां एम्प्लॉय नहीं करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमें एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा ना, तो हम एक एक्सपेंस बना के पेएबल क्रेडिट कर लेंगे। एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। ये अमाउंट पूरे साल का एक्सपेंस है। अगर हमने इसको पर मंथ बनाना हो तो क्या करूं? डिवाइडेड बाय 12। अब जो आंसर आएगा, हम इसको एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हर महीने करते जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि ये छुट्टियां चूंकि नहीं करेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे, पेएबल बनाते जा रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। और अगर छुट्टी कर गया तो हम एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करते जा रहे हैं कि इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर वो छुट्टी कर गया तो फिर पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसने कहा, पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इतने रुपए की छुट्टियां उसने कर ली, इतने रुपए की छुट्टियां कर ली, अवेल्ड। तो क्या करें इस 85,000 को? इतने का एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे, इतने का एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे। अलग से एंट्री भी कर सकते हैं और यहां से भी माइनस कर सकते। इसको हम एक्सपेंस बनाने वाले हैं ना, इसको एक्सपेंस बनाया ना हमने, तो इसमें से भी 85 माइनस कर सकते हैं क्योंकि उसको भी तो एक्सपेंस ही रिवर्स करना है। तो इसमें से 85 माइनस करके अब जो आंसर आए उसको एक्सपेंस बना ले, एक ही बात है। और ये 85 कौन लोग हैं? प्रोडक्शन वाले हैं कि सर्विस वाले हैं? नहीं बताया तो सब ही होंगे। तो जिस तरह सैलरी को इन चारों में बांट के सवाल में दिया हुआ है, तो इस 85 को भी उन सब में बांट देंगे। क्या रीजनेबल तरीका है बांटने का? बराबर बांट दें, रेशो में बांट दें ना, तो इसको रेशो में बांट देंगे। बस ये इसमें एक ऐसा पॉइंट था जो आपको नहीं समझ आना था, ये मैंने आपको खुद बता दिया। उसके अलावा बेटा आपसे सवाल होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सवाल आप कर लीजिए। अगर कुछ परेशानी होगी तो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। चलें, डबल एंट्रीज वाला मामला भी खत्म। अब इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो कि एग्जामिनर को पसंद है, लर्निंग कर्व। ये मैंने इस चैप्टर के 3 हिस्से किए थे, ये तीसरा हिस्सा, लर्निंग कर्व। लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कोई इंडिविजुअल कोई स्किल नया नया सीख के उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है,
तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है उसकी एफिशिएंसी बेहतर होने लग जाती है। जैसे किसी दर्जी ने जब पहली दफा किसी सूट की कटाई की होगी तो उसको जितना टाइम लगा होगा, अगली बार अगला सूट, उससे अगला सूट, उससे अगला सूट, अब वो उसकी कटाई का टाइम कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा ना, क्योंकि उसके जो हाथ हैं, जो स्किल है, पहले वो घबरा रहा था कैंची ऐसे लगानी है कि लाइन ऐसे लगानी है, अब उसको वो यूज टू हो गया। इसका इस्तेमाल आप एक और देख सकते हैं, जब आपने मोबाइल पहली दफा इस्तेमाल किया होगा, जब पहली दफा उस पर मैसेज टाइप किया होगा, तब की स्पीड और अब तो ऐसे ऐसे भी कर लेते होंगे, तो अब की स्पीड में फर्क पड़ गया। तो ये फर्क कैसे पड़ा? एक्सपीरियंस से। तो कोई स्किल जब आता जा रहा है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो उसके हर अगला यूनिट बनाने में टाइम कम होता जाएगा। ये लर्निंग है, ये लर्निंग इफेक्ट है। इसको प्रोडक्शन पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर एक वर्कर, एक बिजनेस है जहां पर फुटबॉल हाथ से सिए जाते हैं, तो वर्कर जिसने पहली दफा जिंदगी में फुटबॉल सिया होगा, उसने जितनी देर लगाई होगी और अब जिंदगी का 1000वां फुटबॉल सी रहा होगा, तो अब टाइम में बेहतरी आ गई होगी। वो डॉक्टर जो पहली दफा ऑपरेशन कर रहा था और हार्ट सर्जरी कर रहा था और अब हार्ट सर्जरी करता है, तो उसके टाइम में इंप्रूवमेंट आ गई होगी। अच्छा, ये टाइम इंप्रूव होते 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 जीरो हो जाएगा, यानी बगैर टाइम लगाए काम हो जाया करेगा? नहीं, इतनी भी नहीं इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि इंप्रूवमेंट रुक जाएगी। तो लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाते हैं, जो एवरेज टाइम पर यूनिट है ये बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के हवाले से एक साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी को हमने इस्तेमाल करना है बजटिंग के लिए भी, यानी बजट में भी ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है, और जो अब इसके बाद में पढ़ाने लगा हूं डिसीजन मेकिंग, अब हम डिसीजन मेकिंग शुरू करने लगे हैं। ये लेबर खत्म, एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अगली क्लास में वो भी पढ़ा के, तो अब मैं डिसीजन मेकिंग कराने लगा हूं। डिसीजन मेकिंग से 40, 45, 50 नंबर आपके आएंगे। तो अब से ऑनवर्ड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब टाइम इतना नहीं रह गया, तो पहले आप देखें, लर्निंग कर्व आप पे भी तो लगेगा ना। पहले आप आस्ता आस्ता भी चल रहे थे, मटेरियल सीख रहे थे, अभी ईओक्यू निकालने में मसले हो रहे थे, फिर ओवरहेड्स, फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहे, फिर आपने बजटिंग कर ली, फिर प्रोसेस तो ऐसे कर लिया आपने, तो आप में भी स्किल इंप्रूव हो गया ना। तो अब आप काबिल हो चुके हुए हैं कि 20-25 दिन में आप हो चुके हैं काबिल कि 20-25 दिन में आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसमें एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बाय अ वर्कर बढ़ते जाएंगे, उसके टाइम में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, इसके लिए पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सामने कर रहा हूं, वहां से फिर थ्योरी डिराइव करके देता हूं। ये जो मैं सामने कर रहा हूं, अगर नोट ना करना हो तो कोई बात नहीं है, मैंने इससे थ्योरी बना के देनी है। नोट कर लें तो मर्जी है आपकी। जब किसी वर्कर ने अपनी जिंदगी में पहला यूनिट बनाया था, तो उसने इसको बनाने में 40 घंटे लगाए थे।
तो जब वो एक यूनिट टोटल बना चुका हुआ था तो टोटल कितना टाइम लगा चुका हुआ था? 40 घंटे। तो एवरेज पर यूनिट कितना आया? 40। लेकिन जब उसने दूसरा यूनिट बनाया तो वो 40 घंटों की बजाय 32 घंटों में बना लिया। अब टाइम कम क्यों लगा? लर्निंग हो रही है। जब उसने 32 घंटों में बना लिया तो क्यूमुलेटिव 2 यूनिट्स बना लेने तक टोटल कितना टाइम लग चुका था? 72। और अगर 2 यूनिट्स में टोटल 72 लग चुका हुआ है तो पर यूनिट एवरेज मैंने तो कहा कि दूसरा यूनिट 32 घंटे में बना, ये तो 36 एवरेज आ रही है। ये एवरेज 36 आ रही। जैसे रन रेट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि पहले ओवर में इतने रन पड़ गए, दूसरे ओवर में अगर थोड़े रन पड़े तो रन रेट कम हो जाएगा। तो ये रन रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ लें, यानी 2 ओवर में अगर इतने रन बन चुके हैं तो रन रेट इतना है। जरूरी है कि जो अगर रन रेट 8 है तो उसका मतलब हर ओवर में 8 रन पड़ रहे हैं? नहीं, वो तो एक एवरेज रन रेट होता है। तो 2 यूनिट्स जब वो बना चुका था तो 72 घंटे टोटल लगे थे और एवरेज 36 आ गया। अच्छा, दूसरा यूनिट कितनी देर में बना था? 32 में। जब वो 3 यूनिट बना चुका था तो कितना टाइम लगा था? पता नहीं। जब 4 बना चुका था 36 को 0.9 करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 129.6। जब उसने तीसरा यूनिट बनाया था तो उस पे जितना भी टाइम लगा, जितना भी टोटल टाइम उसका जितना भी हो चुका था, एवरेज पर यूनिट जितना भी हो चुका था, चौथा यूनिट का डाटा देख लें। जब वो 4 यूनिट्स बना चुका हुआ था तो टोटल 129.6 आवर्स लगा चुका हुआ था। अगर 4 यूनिट बनाने में टोटल इतना टाइम लगा चुका था तो अब एवरेज कितना है? 129.6 डिवाइड बाय 4। फिर जब वो 5 यूनिट्स बना चुका था, पता नहीं, 6 पता नहीं, 7 पता नहीं, 8, 32.4 को 0.9 करें, 29.16। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 233 से 4 या 28। 29.16 को फिर से 0.9 करें, 26.224। 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 से 24 को कर देना, 26.24 को करना, 244 ने जी, 16 से ना, चले काफी है। किसी वर्कर का जो डेटा था ये उसका सारा रिकॉर्ड है। जिस तरह स्टैट्स होते हैं ना किसी खिलाड़ी के, कि जब उसने पहला मैच खेला था तो उसका स्कोर कितना था और उसका एवरेज कितना था, जब 2 मैच खेल चुका था तो उसका एवरेज कितना था। अब जितना रिकॉर्ड अब रखा जा चुका हुआ है, काफी वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्रिक इन्फो पे बहुत सारा देखा मैंने, क्रिक इन्फो पे भी अवेलेबल है। तो खिलाड़ियों के सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं, उनके सारे मैचेस के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो अब कोई नया खिलाड़ी है और उसका रिकॉर्ड अब रखा जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड कुछ ऐसे ही रखा जा रहा होगा कि जब उसने पहला मैच खेला था तो टोटल इतना स्कोर था, उसका एवरेज इतना था। जब 2 मैच खेल चुका था तो उसका टोटल स्कोर इतना था, एवरेज इतना था। जब 3 मैच खेल चुका था तो उसका टोटल इतना था, एवरेज इतना था। 4 मैच खेल चुका था। तो आप समझ लीजिए कि एक वर्कर के सारे स्टैट्स अवेलेबल हैं,
पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री है कि उसने जब पहला यूनिट बनाया था तो कितना टाइम लगाया था। अच्छा, ये रिकॉर्ड कैसे पता? ये जिस बंदे ने थ्योरी बनाई है उसने हो सकता है किसी का रिकॉर्ड लेके, क्योंकि इससे मैं कुछ ऑब्जर्व कराने लगा हूं आपको। जिसने थ्योरी बनाई है उसने किसी का डाटा लेके थ्योरी बनाई होगी ना। जब भी थ्योरीज बनती हैं तो किसी सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर थ्योरी बनती। तो जिस बंदे ने भी ये थ्योरी बनाई उसने किसी वर्कर का डाटा लिया होगा, ये वो डाटा है। जब उसने सारा डाटा लिख लिया और इस डाटा पे गौर किया तो उसको गौर करने से एक पैटर्न नजर आया। ये इसका कितने परसेंट है? 90। ये इसका कितने परसेंट है? 90 है। ये इसका कितने परसेंट है? 90 है। उसने इस डाटा में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, 1 से डबल 2, 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, 8 से डबल 16, 16 से डबल 32, 32 से डबल 64, जब जब आउटपुट क्यूमुलेटिव। अच्छा, ये मैंने यहां पर जो 4 लिखा है इसका मतलब ये है कि जब चौथा यूनिट बनाया था तो 129 घंटे लगे थे? नहीं, जब क्यूमुलेटिव 4 यूनिट्स बना चुका हुआ था तो टोटल टाइम इतना लगा चुका हुआ था। 4 मैचेस में टोटल स्कोर इतना कर चुका हुआ है। चौथे मैच में इतना स्कोर नहीं किया, 4 मैचेस तक टोटल इतना स्कोर कर चुका हुआ है। इमामुल हक कह ले। तो जब ये क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल हो रहा है तो इसके सामने जो एवरेज लिखा हुआ है वो लास्ट वाले का एक कांस्टेंट परसेंटेज है। लास्ट वाले मतलब इससे ऊपर वाली लाइन नहीं, जब इससे पिछली दफा डबल किया गया था, या कह लें इसका आधा, इसका एवरेज देखते हैं तो वो उसके आधे से एक कांस्टेंट परसेंटेज है। इसका एवरेज देखते हैं तो वो अपने आधे से एक कांस्टेंट परसेंटेज। और मैंने सामने 1 2 4 8 16 लिखा है क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान था, वरना इस बंदे ने जो गौर किया था वो अगर 20 को देखेगा तो 20 के सामने जो एवरेज लिखा होगा वो 10 वाले के एवरेज का एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा। 30 वाले को देखेगा तो वो 15 वाले का कांस्टेंट परसेंटेज होगा। तो उसने रूल ये बनाया, थ्योरी बनाई कि व्हेनेवर क्यूमुलेटिव आउटपुट इज डबल्ड तो जो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है ये पिछले वाले एवरेज से एक कांस्टेंट परसेंटेज आता जा रहा है। इस कांस्टेंट परसेंटेज को उसने नाम दिया लर्निंग रेट का। ये लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट। ये सारे, ये नहीं कि सिर्फ ये वाला 90, सारे ये लर्निंग रेट कहलाते हैं। और इस बंदे ने थ्योरी ये बनाई whenever cumulative output is doubled, average cumulative time per unit is reduced by a constant percentage। ये थ्योरी बना दी उसने। और इस थ्योरी को बनाने के बाद एक फार्मूला डिजाइन किया।
फॉर्मूला ये डिजाइन किया कि y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। अच्छा, इस टेबल से अगर ये जानना चाहें आप कि ये कितने हैं, तो 16 को एवरेज से मल्टीप्लाई कर लें। एवरेज पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ही निकलेगा ना। अच्छा, इसी टेबल को देख के, यही जो सामने टेबल बनाया हुआ है, सब लोग ट्राई करिएगा। जब 32 यूनिट्स बन चुके होंगे 32, तो टोटल टाइम कितना लग चुका होगा। वो फॉर्मूला लगाने को नहीं कह रहा, बस आपको ये जो यहां कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताइए। जब 32 यूनिट्स बन चुके होंगे तो टोटल कितना टाइम लग चुका होगा। कैसे? जब 32 यूनिट्स बन चुके होंगे तो एवरेज टाइम 26.24 से कम होके इतना रह गया होगा। और चूंकि 32 का एवरेज ये है तो टोटल तक पहुंचना है, तो इनटू 32 कर दे। कितना? इतने टोटल घंटे लग चुके होंगे। इसकी इस काविश से हमें फायदा ये हो गया कि अगर हम प्रोजेक्शन करना चाहें कि अच्छा इतने यूनिट्स बनाएंगे तो कितने घंटे लग चुके होंगे, अच्छा उतने यूनिट्स बनाएंगे तो कितने घंटे लग चुके होंगे, तो इसने ये जो यहां मेहनत की, इसकी बेस पे हमारे लिए प्रोजेक्शन, बजटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो क्या आप ये टेबल ही बनाया करेंगे हमेशा? नहीं, इसने हमारी जिंदगी आसान करने के लिए एक फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले में ए और बी की फिगर्स हमें पता होंगी। ये दोनों फिगर्स पता हो तो x चेंज करते जाएं, y आता जाएगा। ये y क्या निकलेगा? x की जगह अगर मैं 16 रखूंगा ना, तो जो आंसर आएगा वो ये होगा। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो आंसर ये आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं, तो इस फार्मूले से फायदा ये हुआ कि अगर हम देखना चाहें फॉर एनी नंबर ऑफ यूनिट्स कि अच्छा 334 यूनिट्स बना चुके होंगे तो एवरेज कितना होगा, तो यहां 334 रख दें, उसके सामने वाला एवरेज आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b में ये सब है क्या? यहां पर y से मुराद है एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। यानी अगर इस फार्मूले में मैं x की जगह पर 4 रख दूं तो y कितना आ जाएगा? 32.4। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो y आ जाएगा 32.4। अगर मैं इस फार्मूले में x की जगह 8 रख दूं तो y का आंसर निकल आएगा 29.16। यानी अगर हमें इस टेबल में कहीं भी कोई फिगर ढूंढनी है ये वाली, तो इस फार्मूले के अंदर फिगर्स पुट करेंगे और वो फिगर आती जाएगी। ए और बी क्या है? ए है जब पहली दफा यूनिट बनाया गया था तो उसमें कितना टाइम लगा था, टाइम टेकन फॉर
सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला यूनिट जो बना था उसमें कितना टाइम लगा था? इस मिसाल में 40। अच्छा, फिर ये बी क्या है? बी है, इधर छुप जाएगा, यहां लिख रहा हूं बी। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा LOG, लॉग। आप उस बटन को जब दबाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा LOG और एक ब्रैकेट खुल जाएगा। उस ब्रैकेट में लिख दें ये लर्निंग रेट, और ये लर्निंग रेट आपको दिया होगा, सवाल में दिया होगा। अच्छा, लर्निंग रेट 90 नहीं लिखना, 0.9 लिखना। लॉग, लॉग के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लर्निंग रेट, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर दबाएंगे आप डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा लॉग लिखेंगे, फिर लॉग लिखा आएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा, और उस ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल दबा देंगे। जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और डेसिमल में होगा। तो आप उस डेसिमल में से 3 डेसिमल ले लें, बहुत है। जैसे अगर लर्निंग रेट 90% है तो लॉग 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना आ गया? -0.152। बहुत है, 2 से आगे भी चल रहा होगा लेकिन 152 बहुत है। अगर लर्निंग रेट 85% है तो लॉग 0.85 डिवाइडेड बाय लॉग 2 0.234 माइनस में होगा। तो इसका आंसर जो आए, 3 डेसिमल बहुत है। अब आप इस फार्मूले में फिगर्स पुट कर लें, यहां रखें a, x जो भी हमें चाहिए, जितना भी चाहिए उसकी पावर b, और फिर सॉल्व करेंगे तो y निकलेगा। तो पहले अपने कैलकुलेटर जरा तेज करके चेक कर लें कि आपको सही समझ आई कि नहीं आई। ये जो सामने डाटा है इधर इधर, इसमें 1 2 3 4 5 तो लिखे ही हुए हैं ना, लर्निंग रेट भी लिखा हुआ आपके सामने। ये फार्मूला लगा के देख लें, a कितना होगा? a 40। अगर आप 8x रखें, 8, तो 8 की पावर, लर्निंग रेट 90% था, 0.152 माइनस में, इक्वल दबाएं तो यही आंसर आएगा। करके देख लें। इंटू 8 की पावर -0.152, 29.16 आ रहा है। तो इस साइंसदान ने ये फार्मूला बनाया था। अब इस फार्मूले की पहले सादी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसको मैं बजटिंग और डिसीजन मेकिंग पे लाता हूं। पहले सादी प्रैक्टिस करते हैं। सवाल लिखें। इसको ये नोट कर लिया, ये फ्रेम में है सारा। इसको पॉज करके ना पहले लिख लें, जो जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लें। पहले आप पॉज करके लिख लें।
वालेकुम अस्सलाम। जी, एक्स तो क्यूमुलेटिव आउटपुट है ना। एक्स क्यूमुलेटिव, मैंने एक्स नहीं लिखा, मुझे लगा नहीं जरूरत उसकी लिखने की। एक्स वही है कि हम जितने यूनिट्स क्यूमुलेट, एक्स क्यूमुलेटिव आउटपुट है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो लिख लेते हैं। एक्स वो क्यूमुलेटिव आउटपुट है जिसके लिए हम वाई निकालने लगे। एक्स यहां पर क्यूमुलेटिव आउटपुट है। लिख लें जी ये बात। अगर आपको जब हम इतने यूनिट्स बना चुके होंगे, अच्छा अगर हम 70 यूनिट्स बना चुके होंगे, अगर हम 70 यूनिट्स बना चुके होंगे और y का आंसर आ जाएगा 20, तो इसका मतलब 70वां यूनिट 20 घंटे में बना। 70 यूनिट्स बन जाने के बाद अब एवरेज पर यूनिट इतना है। जैसे अगर 35 ओवर का खेल हो गया है, 35th ओवर खत्म हो गए हैं 35, और 35 ओवर्स खत्म होने के बाद रन रेट है 7, तो इसका मतलब है कि 35वें ओवर में 7 रन पड़े। नहीं हो सकता है कि पिछले ओवर्स के अंदर 12, 15, 20, 25 रन पड़ते रहे हों, 35वें में सिर्फ 2 रन पड़े हों। तो 35 ओवर के बाद अब क्यूमुलेटिव एवरेज वो रन रेट है। तो ये होता है वाई। चलें अब इसके सवाल करते हैं। पहले छोटे आसान सवालों से शुरू करते हैं, फिर इसको मैं बजटिंग के लेवल तक बनाता हूं। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट पचास घंटे, 50 आवर्स। लर्निंग रेट 85%, 85%। रिक्वायर्ड है एवरेज टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ, एवरेज टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स। जी इस टेबल पे आइएगा। ये टेबल अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा, और इसको पॉज करके आप नोट करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मैं मिटाने लगा हूं।
क्या कहा था मैंने? 50, 45 और पावर पॉइंट 234 कितना आ गया? 25। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चों को इस पे पावर लेने में भी मसला हो रहा होगा, क्या करें यार? इसमें गलतियां कर रहे होंगे माइनस हाँ किसका? खैर इसमें राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। .234 कैमरे में दिखा दूं? ले जी, वो नौजवान कौम के जो कौम का मुस्तकबिल हैं लेकिन उनको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या था? 50 है? 50 बच्चों नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? ज्यादा बड़ा हो गया? नजर नहीं आ रहा? अंधेरा हो गया? अभी भी नहीं आ रहा? और पीछे कर लो। ये जो ऊपर है ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं? कि मोबाइल की लाइट डालें इस पे? हैं? करीब करूं? नहीं आ रहा? कोई हल नहीं इसका? अच्छा चलें, मोबाइल से वीडियो बना के ग्रुप में डाल देंगे जी। इसमें ना ये शुगर नहीं लगा रहा था मैं, इसमें बच्चों को मसला होता है, वो पावर लेते हुए ना माइनस का ख्याल नहीं रखते, ब्रैकेट बंद नहीं करते। ये ब्रैकेट बंद करना बड़ा जरूरी होता है। क्या हुआ? अब राउंडिंग ऑफ बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। इसको 3 डेसिमल तक रख लें, बहुत है, क्योंकि पावर है ना, तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। वो फिगर्स छोटी हैं, डिफरेंट हैं, फिर आगे इसने मल्टीप्लाई भी हजारों के साथ होना है, तो फर्क बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको 3 डेसिमल तक रख लें। और लिखें सवाल। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 40 आवर्स, 40 टोटल। लर्निंग रेट 90%, 90। रिक्वायर्ड है टोटल आवर्स यूज्ड, टोटल आवर्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 60 यूनिट्स। ये फर्स्ट का वर्ड मैंने क्यों बोला है, इसकी भी जवाब है।
फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स, यानी जब 60 यूनिट्स बना लिए होंगे तो टोटल टाइम कितना लग गया होगा? पहले पे कितना टाइम लगा था? 60.46। ये नहीं पूछा, ये तो निकला है कि 60 यूनिट्स बनाने के बाद एवरेज कितना था, मैंने टोटल पूछा है। तो अगर पर यूनिट एवरेज इतना था तो टोटल तक कैसे पहुंचे? 60 से मल्टीप्लाई कर दे। 1287.6। इस सवाल में ना खास तौर पे आपका बहुत दिल करेगा राउंडिंग ऑफ करने का, कर दें, कोई मसला नहीं है। इस सवाल में राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस ज्यादा भी आएंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एक इससे थोड़ा एडवांस दर्जा करते हैं। कभी आपने देखा है किसी अक्सर क्लिनिक पे या इस तरह की लैब्स के अंदर ना एक स्केल होता है हाइट नापने के लिए, वो दीवार में फिक्स होता है। यानी अगर मैंने अपनी हाइट नापनी है तो मैं ऐसे जाके खड़ा हो जाऊं, ऐसे, वो उसमें एक स्लाइडर होता है, वो ऐसे करके यहाँ पे लाके रख लूं तो वो रीडिंग बता देगा। चूंकि जिसने भी अपनी हाइट नापनी है वो जमीन पे खड़ा ही होगा, तो वो स्केल दीवार में फिक्स है। शुरू कहां से हो रहा होगा? वो जमीन से, जमीन से शुरू हो रहा होगा, क्योंकि जिसने भी हाइट नापनी है वो जमीन पे खड़ा होगा जाके। अगर उस स्केल से मैंने इस बोर्ड की हाइट नापनी हो, इस बोर्ड की, चलें उस स्केल को ना दीवार से उखाड़ के ले आते हैं, चला के यहां ले आते हैं, इधर लाके रख लिया। मैंने इस बोर्ड की विड्थ नापनी है उस स्केल से। मैं जो उसका स्लाइडर है, स्लाइडर समझ रहे हैं, एक स्केल होता है, वो स्लाइडर एक होके यहां रखे ना, तो इधर रख लूं मैं, तो वो बताएगा कि कितनी रीडिंग है। गिनना शुरू कहां से कर रहा होगा? वो जमीन से, जमीन से। अगर मैं इसकी विड्थ देखना चाहूं, इसकी, तो उससे कैसे देख सकता हूं? मैं उस स्लाइडर से इसकी विड्थ नहीं देख सकता, मुझे दो हाइट्स देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो गिनना हमेशा जमीन से शुरू करेगा, मजबूरी है, उस स्केल की लिमिटेशन है। पहले मैं उसको जमीन से लेके यहां तक काउंट करूंगा, फिर मैं जमीन से लेके यहां तक काउंट करूंगा। मजबूरी है, क्योंकि गिनना उसने हमेशा जमीन से शुरू करना है। तो पहले मैं जमीन से लेके यहां तक काउंट करूंगा, फिर जमीन से लेके यहां तक काउंट करूंगा। इसका आंसर कैसे निकलेगा?
दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। इस फार्मूले का आंसर एवरेज निकल रहा है, और मैं समझाने के लिए बार बार मिसाल दे रहा हूं, क्रिकेट तकरीबन सबको ही आती है। रन रेट, जब 35 ओवर गुजर चुके, रन रेट 7 है। ये 7 कैलकुलेट करना शुरू किस ओवर से किया है? 35 ओवर गुजरने तक रन रेट 7 हो चुका है, कौन से ओवर से गिनना शुरू किया है? पहले से, पहले से गिनना शुरू किया हुआ कि पहले से लेके अब 35 ओवर तक रन रेट इतना है। अच्छा, जब 20 ओवर थे तो कितना रन रेट था? कहां से गिनना शुरू किया है? पहले से। तो पहले से लेके जब 20 ओवर तक हुआ था तो रन रेट इतना था, पहले से लेके जब 35 तक हो गया हो तो रन रेट इतना है। चूंकि रन रेट की कैलकुलेशन हमेशा पहले ओवर से हो रही है ना, तो वही मिसाल रख लें कि ये जो मैंने यहां पर एवरेज टाइम पर यूनिट निकाला है, कितने यूनिट्स को रख के ये एवरेज कैलकुलेट किया होगा? पहले से शुरू करके 60 यूनिट्स बनाने के बाद एवरेज टाइम इतना आ रहा है, इस एवरेज में किस यूनिट से गिनना शुरू किया हुआ है? पहले से। कैसे पता मुझे कि पहले से शुरू किया हुआ है? मुझे ये बात कैसे पता, कैसे साबित करूं ये बात? जब फार्मूले में लिखा ही ए है, इस फार्मूले के अंदर ए है ही वो जो पहला है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल ही ए को कर रहा है, तो जो भी एवरेज दे रहा है वो हमेशा स्टार्ट कर रहा होगा पहले से। जो मैंने मिसाल दी थी कि हमेशा जमीन से गिनना शुरू करेगा। तो अगर मुझे ये जानना है कि पिछले साल तक, शुरू से लेके पिछले साल तक 100 यूनिट्स बना चुके हुए थे, इस साल में 20 यूनिट्स और बनने हैं। पिछले साल तक शुरू से लेके 100 यूनिट्स बन चुके थे, इस साल में 20 यूनिट्स बनने हैं। इन 20 यूनिट्स में कितना टाइम लगेगा? x 20 रख लूं। अगर मैं ये जानना चाहूं, ये 1287 क्या निकाला है? क्या था ये सवाल मैंने किया कि 60 यूनिट्स को बनाने में टोटल टाइम कितना लगेगा ना। चले मैं 60 का इस्तेमाल कर लेता हूं। पिछले साल तक हम 100 यूनिट्स बना चुके हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन। 2020 में हम 60 यूनिट्स बनाना चाहते हैं। इन 60 यूनिट्स में कितना टाइम लगेगा? ऐसे निकालूंगा, इसकी जगह 60 रख लूंगा। इधर मैं 60 रख लूं तो ये निकल आएगा। ये कौन सा आंसर निकाल देगा? ये पहले 60 का नहीं निकालेगा, क्योंकि गिनना शुरू हमेशा 0 से करेगा। लेकिन मुझे पहले 60 का टाइम तो नहीं चाहिए, मुझे तो 2020 में जो 60 बनाने हैं उनका टाइम चाहिए। क्या करूं फिर? तो पहले मुझे 160 यूनिट्स का टाइम यहां लिखना पड़ेगा, फिर 100 का करना पड़ेगा। तो 100 और 160 का डिफरेंस वो फिर इन 60 का निकलेगा। तो इस फार्मूले की लिमिटेशन है कि ये हमेशा गिनती पहले से शुरू करेगा, ये हमेशा जमीन से नापना शुरू करेगा। अगर मुझे इसकी हाइट चाहिए तो पहले जमीन से लेके यहां तक, फिर जमीन से लेके यहां तक, फिर दोनों का डिफरेंस। इसका लिखें सवाल। Time taken for first unit. Time taken for first unit. $50 50 hours. लर्निंग रेट 90%, 90। टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30th June 20, 30 जून 2020 तक, शुरू से लेके टोटल प्रोडक्शन अप टिल 30th June 20, 120 यूनिट्स,
120 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2021, बजटेड प्रोडक्शन फॉर ईयर 2021 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 30। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल बजटेड आवर्स, टोटल बजटेड लेबर आवर्स फॉर ईयर 2021, टोटल बजटेड लेबर आवर्स फॉर ईयर 2021। लास्ट टाइम तक कितने बना चुके थे? 120। 120 रख लेते हैं। 120 पे y निकलेगा, पहली दफा में a में a कितना है? 28, मैंने a पूछा है। a पूछा मैंने, a कितना लिखवाया था मैंने? टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट कितना लिखवाया था? 120 पावर माइनस पॉइंट 1.5 कितना आ गया? 24 पॉइंट 2 डेसिमल काफी है। अच्छा ये तो है एवरेज। टोटल टाइम कितना लगा था 120 यूनिट्स बनाने के लिए? 24.15 इंटू 120, 2898 बस। यही काम अब x रख लेते हैं 150, क्योंकि हमने 30 यूनिट्स और बनाने हैं ना, तो x अगर 30 रख लिया तो वो पहले 30 का, क्योंकि इसने गिनना हमेशा पहले से शुरू करना है, तो ये पहले 30 का निकाल देगा। तो हमें पहले 30 नहीं चाहिए, हमें 120 के अगले वाले 30 चाहिए, तो 120 से 30 आगे 150 तक जाना पड़ेगा। y is equal to 50 into 150 power 0.152, 23.34
और इसके टोटल आवर्स निकल आएंगे 0.34 इंटू 150 3501। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये हैं बजटेड आवर्स। 603। जब पहले से लेके 150 तक इतना टाइम टोटल, पहले से लेके 120 तक इतना टाइम टोटल, तो जो दरमियान वाले 30 हैं उनका डिफरेंस। चलें कल इसकी और एडवांस प्रैक्टिस करते हैं। सही बुखारी में रिवायत है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी मुल्क के लीडर की बात हो रही है। इससे पहले एक हदीस गुजरी थी कि हर शख्स से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की कोई ना कोई रैयत है, रैयत यानी इसकी कोई ना कोई राया है, इस पर कोई ना कोई डिपेंडेंट है। सही बुखारी में रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी रैयत का हाकिम बनाता है और वो उसकी खैर ख्वाही के साथ हिफाजत नहीं करता, तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। रैयत है हमारा डिपेंडेंट जो भी है, यानी अगर मैं अपने घर का हाकिम हूं तो मेरा घर मेरी रैयत है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे डिपेंडेंट हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो मेरी रैयत है। जो उसकी खैर ख्वाही के साथ हिफाजत नहीं करता, तो वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। रैयत जितनी ज्यादा बड़ी, पकड़ भी फिर उतनी ही ज्यादा। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।